हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका मुफ्त में लाभ उठा सके। और हाँ, लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमसे थोड़ी सी गलती हो चुकी थी एक प्रश्न में। वो प्रश्न है 13। प्रश्न संख्या 13 में जो है अवसर की समानता के बारे में पूछ रहा था। मैंने आप लोगों को आर्टिकल 14 बता दिया था उसका आंसर, जो कि गलत है। आर्टिकल 16 उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए आपको बता देते हैं सही से। आर्टिकल जो 14 है वो हमें विधि के समक्ष समानता और संरक्षण के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल जो 15 है वो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर हमें भेदभाव से रोकता है। और आर्टिकल जो 16 है वो हमें रोजगार में समान संरक्षण की बातें बताता है और गारंटी प्रदान करता है। आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो इसे हम बाद में कभी देखते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वह है, भारत दुनिया में किस जगह पर है? देशांतर के हिसाब से बताइए। तो जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। यहाँ पे 252 है जो कि गलत है, यहाँ पे 25 मिनट पूर्व होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका मतलब है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व देशांतर पर है, और सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पे है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। अगला है, रेलवे पुलिस ने कौन सा ऐप बंद कर दिया है? तो रेलवे पुलिस ने रियल मैंगो नामक जो ऐप है उसे बंद कर दिया है। आरपीएफ ने रियल मैंगो नामक एक अवैध सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित किया है। ये जो सॉफ्टवेयर है रेलवे टिकट आरक्षण को तेज करने और अवैध रूप से टिकट बेचने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त आरपीएफ ने इससे पहले एएनएमएस, रेड मिर्ची, ब्लैक टीएस, टिकटॉक, आईबॉल, रेड बुल, मैक जैसे कई अन्य अवैध सॉफ्टवेयर का भी पता लगाया था। अगला है, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो जो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। आगे है, सरकार में मंत्रियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो सरकार में मंत्रियों की संख्या की बात करें तो लोकसभा का जो है 15% हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। और यह जब 91वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस अधिनियम के अनुसार 2003 के माध्यम से इसे निर्धारित किया गया था। आगे है, बिहार में सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो बिहार में जो सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है वो कांवर झील है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कांवर झील है, जिसे काबर ताल झील भी कहा जाता है। यह बेगूसराय जिले में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झीलों में से एक है। यह जो है गंगा नदी की सहायक नदी गंडक नदी के कारण बनी एक गोखुर झील है। 2020 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, जिससे यह बिहार का पहला रामसर स्थल बन गया है। आगे है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो पल्लवों ने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर या सप्तरथ मंदिर समूह को पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये जो मंदिर है ये महाबलीपुरम वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसके महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रॉक कट मंदिरों में से ये एक है। आगे है, लैक्टोमीटर दूध को मापने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करता है। लैक्टोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह उपकरण दूध के सापेक्ष घनत्व को मापते हैं, जिससे उसकी शुद्धता और पानी की मिलावट का पता चलता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में डूब जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा हार्मोन इंसानों में नहीं पाया जाता? तो जो साइटोकाइनिन है ये इंसानों में नहीं पाया जाता।
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, इंसुलिन, थायराइड इत्यादि जो है इस प्रकार से मानव शरीर में कुल 230 हार्मोन होते हैं। साइटोकाइनिन जो है ये पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं और पौधों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। साइटोकाइनिन को पुष्प हार्मोन भी कहा जाता है। क्या चीज? पुष्पन हार्मोन कहा जाता है। आगे है कौन सा राज्य है जिसके बीच से कर्क रेखा निकलती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके बीच से कर्क रेखा निकलती है? तो जो है मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन में शामिल है। बाकी ये 3 राज्य नहीं हैं, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। आगे है बूढ़ी गंडक नदी किस बड़ी नदी में मिलती है? तो जो बूढ़ी गंडक नदी है ये गंगा नदी में मिलती है। बूढ़ी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है और यह बिहार राज्य में बहती है। बूढ़ी गंडक का उद्गम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में चौतरवा चौड़ से होता है। कहाँ से? चौतरवा चौड़ से होता है। यह नदी जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिलों से होकर बहती है और यह खगड़िया शहर के निकट गंगा नदी में मिलती है। अगला है नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होती है? तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से शुरू होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है और यह अंततः अरब सागर में गिरती है। आगे है सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने समझाया? सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समझाया है। सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया है और लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल थे। इस नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को सर्वोच्च शक्ति घोषित किया और दावा किया कि वह भारतीय राज्यों पर सर्वोच्च अधिकार रखती है। इस नीति के तहत कंपनी ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस नीति के परिणाम स्वरूप कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। अगला है अंग्रेजों को बंगाल पर राज करने का अधिकार कैसे मिला? अंग्रेजों को जो है बंगाल पर राज करने का अधिकार इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिला है। और पिछले प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है। आगे देखिए, आगे है इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का जो अधिकार है 1765 में मिला। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में हुई और इस संधि के तहत जो मुगल सम्राट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। ठीक है, आगे है संविधान के किस नियम में चुनाव आयोग के बारे में लिखा है? तो अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के बारे में लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है और यह अनुच्छेद चुनाव आयोग के जो है चुनाव कराने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग को क्या करता है? चुनाव कराने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। आगे है सीता माता का जन्मदिन कब होता है? तो जो सीता माता का जन्मदिन है वो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो है नवमी को ये हो जाएगा, क्योंकि सीता माता की जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली बार तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे है भारत में टॉयलेट मैन के नाम से कौन मशहूर है? तो टॉयलेट मैन के नाम से कौन मशहूर है? बिंदेश्वर पाठक जी। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिंदेश्वर पाठक एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में स्वच्छता और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, एक संगठन जिसने 2 पीठ वाले फ्लश शौचालय डिजाइन किए, जिससे देश भर में लाखों लोगों को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई। आगे है गति के नियम किसने बनाए? गति के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। गति के 3 प्रसिद्ध नियमों का जो प्रतिपादन है सर आइजक न्यूटन ने किया था। ये न्यूटन के नियम की गति के नियम
मोशन कहलाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहलाते हैं। ये नियम क्या कहलाते हैं? न्यूटन के गति के नियम कहलाते हैं। पहला नियम तो जड़त्व का नियम है। इसका अर्थ है कि एक वस्तु तब तक अपनी स्थिति, विश्राम या गति में बदलाव नहीं करती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। और ये सही बात है, कोई वस्तु किसी जगह पर रखा है और जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो घिसकेगा नहीं। दूसरा है बल और त्वरण का संबंध। एक वस्तु पर लगे बल का प्रभाव उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणांक के बराबर होता है, यानी कि F=ma। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि सही है। अगला देखिए, अगला है इन आंदोलनों को पहले से आखिर के क्रम में लगाओ। तो आप जानते हैं सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह और उसके बाद जो है अहमदाबाद का आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसको सही तरीके से देखते हैं। सबसे पहले इन आंदोलन के कालानुक्रम में इस तरह लगाया गया है। सबसे पहला तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद का हुआ। यहाँ पे अहमदाबाद का आंदोलन सबसे पहले हुआ था, ऑप्शन जो है गलत है। और उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सूरज की खतरनाक किरणों से हमें कौन सी परत बचाती है? तो सूरज के खतरनाक किरणों से जो है हमें स्ट्रेटोस्फीयर बचाती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली जो परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो कि ओजोन परत है। और यह पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में स्थित है और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर लेती है। क्या है? हानिकारक पराबैंगनी किरण उसको अवशोषित कर लेती है। आगे है आसमान में सबसे ऊंचाई पर दिखने वाले बादलों को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी स्तर पर ऊंचाई पर दिखने वाले जो हैं उन्हें पक्षाप बादल कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित बादलों को पक्षाप बादल कहते हैं। ये बादल 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। आगे है कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो वो पृथ्वी है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, यह नाम पृथ्वी के विशाल महासागरों और जल स्रोतों के कारण पड़ा है, जो इसे अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। जो इसे क्या होता है? अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का जलमंडल, वायुमंडल और जीवन की विविधता इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती है। क्या करती है? इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती है। आगे देखिए, आगे है लक्ष्य नाम की चीज जो DRDO ने बनाई है वो क्या है? तो लक्ष्य नाम की जो चीज DRDO ने बनाई है वो एक प्रकार का चालक रहित विमान है। द्वारा विकसित लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। इसे मानव रहित हवाई लक्ष्य विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। आगे है पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो पौधों को जो है खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला क्लोरोफिल, यह हरा रंगद्रव्य पत्तियों में पाया जाता है और प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल से पत्तियों में प्रवेश करती है और जल या पौधों द्वारा जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। चौथा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। आगे है संविधान में बदलाव करके कौन सा अधिकार खत्म कर दिया गया? तो जो है संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में जोड़ दिया गया था। देखिए, 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इस संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए के 1 के 4 में था और अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। क्या था? अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अब यह अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए के तहत आता है। आगे है इनमें से कौन सी किताब गांधी जी ने लिखी या उनसे जुड़ी है? तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई जो किताब है वो यंग इंडिया है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। यह एक समाचार पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक प्रकाशित किया। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचार, सत्य, अहिंसा और समाज सुधार के लिए फैलाया था। किसके लिए? समाज सुधार के सिद्धांतों को फैलाया था। आगे है शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली के सर्किट में क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बिजली के सर्किट में क्या हो जाता है? धारा का मान बढ़ जाता है। लघुपठन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय
परिपथ सर्किट में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत प्रवाह के लिए एक न्यूनतम प्रतिरोध वाला मार्ग बन जाता है। जब कोई विद्युत उपकरण जैसे कि बल्ब, मोटर आदि सही तरीके से काम नहीं करता और दो कंडक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में संपर्क कर जाते हैं, तो इसे हम लोग लघुपथन क्या करता है, उत्पन्न हो जाता है और इसे लघुपथन कहते हैं। आगे है 2011 में भारत के कितने लोग पढ़े लिखे थे? तो 2011 में जो भारत के 74% पीपल थे, ये पढ़े थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 82.14% और महिला का 65.46% था। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल रहा है और केरल है। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94% है। आगे है मिशन इंद्रधनुष किस चीज के लिए शुरू किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से संबंधित है और यह भारत सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने में मदद करने के लिए 2014 में लागू किया था, शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना था जिन्हें टीके नहीं लगे थे या जो टीके लगवाने से चूक गए थे। आगे है दुनिया का सबसे ऊंचा वोट डालने का केंद्र किस राज्य में है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा वोट डालने का जो केंद्र है वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तासिंगंग जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह केंद्र जो है लाहौल स्पीति जिले में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो क्या रखा गया था? विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और यह नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। आगे है रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? रानी दुर्गावती जो थी ये बीजापुर की महारानी थी। कहाँ की? बीजापुर की रानी थी। रानी दुर्गावती मध्य भारत के गोंडवाना साम्राज्य की शासिका थी। उनका जो जन्म है 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। वे कालिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। 1542 में उनका विवाह जो है हुआ था 1542 में राजा दलपत से और 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग बेटे वीर नारायण के संरक्षक के रूप में शासन संभाला था। आगे है कनिष्क को हराने वाला चीनी सेनापति कौन था? कनिष्क को हराने वाला जो चीनी सेनापति था ये पांचाओ या फिर यानचाओ भी कहा जाता है इसे। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पांचाओ तथा जिसे बानचाओ यानचाओ के नाम से भी जाना जाता है। आगे है बर्फ किस तरह का ठोस है? बर्फ किस तरह का ठोस है? तो ये एक प्रकार का आणविक ठोस है, क्योंकि बर्फ जमे हुए पानी का आणविक ठोस रूप है। जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है तो यह क्या हो जाता है? बर्फ में जम जाता है। आगे है अमरावती किस राज्य की राजधानी बनने का प्रस्ताव है? तो अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने का प्रस्ताव रखा गया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश का जो है राजधानी बना दिया गया है। क्योंकि ये 2023 का प्रैक्टिस सेट है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है टेक्स्ट। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है, जो एक नव नियोजित शहर है और कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। आगे है इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होने वाली जो बीमारी है वो टाइफाइड है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन करता है तो यह बैक्टीरिया उनके पाचन तंत्र में प्रवेश करता है और शरीर के संक्रमण का कारण बनता है और फिर धीरे धीरे ये बीमारी फैलती है। आगे है 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन कौन से देश मिलकर करवाएंगे? तो ये जो है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करवाएंगे। 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट इन 3 उत्तरी अमेरिकी देशों के 16 शहरों में होगा। कितने शहरों में? 16 शहरों में। आगे है हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो हमारे दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम कहलाता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, यह मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख हिस्सा है और विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि सोचने के लिए, किसी भी
तथ्य पर तर्क करने के लिए, भाषा के लिए, संचार के लिए, समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए, याद रखने के लिए और सीखने के लिए, इंद्रियों से प्राप्त जानकारी पर प्रसंस्करण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सेरेब्रम। अकेले सेरेब्रम जो है इतना काम करता है। आगे है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12 और O6 जो है ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का सरल शर्करा है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ कुछ और संबंधित जानकारी दी गई है, जैसे कि यह एक जो है मोनोसैकेराइड है, जिसका मतलब है कि यह एक साधारण शर्करा है। यह पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनाया जाता है। यह हमारे रक्त में मौजूद होता है और कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि 21वां जो था 1967 सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वां संविधान संशोधन 2030 जो हुआ था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। आगे है एक जैसी आवाज को हम क्या कहते हैं? तो एक जैसी आवाज को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को टोन कहते हैं। टोन एक विशिष्ट आवृत्ति पर उत्पन्न ध्वनि है जो सुनने में एक सुसंगत और अस्पष्ट ध्वनि के रूप में अनुभव होती है। अगला देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ब्रेन्स पर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और एकदम मुफ्त में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे है कोठारी आयोग किस चीज के बारे में सुझाव देने के लिए बना था? तो कोठारी आयोग जो है ये किस चीज के बारे में सुझाव देने के लिए बना था? शिक्षा से संबंधित था। कोठारी आयोग का संबंध भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार से है। इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देना और सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और सिद्धांत बनाना था। आगे है राज्य के मामलों पर संसद कब कानून बना सकती है? तो राज्य के मामलों पर संसद कब कानून बना सकती है? राज्यसभा द्वारा जब 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें यह घोषित किया गया है कि कोई राष्ट्र हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी मामले के संबंध में कानून बनाए, तो संसद को उस मामले के संबंध में भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाना क्या है? वैध है। आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नहाने का तालाब कहाँ मिला है? तो आपको पता है कि वो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक पुरातत्व स्थल है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी और दुनिया की सबसे प्रारंभिक प्रमुख शहरी बस्तियों में से एक थी, जो कि प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, मिनेवा, ये क्रेते और नाटे चीको की सभ्यताओं के समकालीन थे। मोहनजोदड़ो की योजनाबद्ध रूपरेखा सीधी रेखाओं वाली इमारतों की सड़क पर ग्रिड पर थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो किस पद्धति पर बनाई गई थी? ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को आपस जो है ये समकोण पर काटती थी। इस प्रकार बनाई गई थी कि अगर थोड़ी सी भी हल्की हवा भी चली तो जो भी कचरे हैं वो 90 डिग्री पर जो कटे सड़क थे वो आपस में एक दूसरे को बाहर लेके चले जाए कचरे। ठीक है। अधिकांश जो इमारतें थे वो पक्के ईंटे के बने थे, गारे वाले ईंटों से बने थी। कुछ जो है धूप में सुखाई गई मिट्टी के ईंटें थी और लकड़ी के अधिरचनाएं में शामिल थी। आगे देखिए, इससे पहले आपको बता दें जो स्नानागार था उसमें उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए 2-2 सीढ़ियां बनाई गई थी और यह किसी विशेष कार्यक्रम पर खुलता था, सार्वजनिक स्नान के लिए। ठीक है। आगे है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था
क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। क्या थे? एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जिस वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन का विरोध मुख्य रूप से इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसे भारतीयों ने अपनी उपेक्षा के रूप में देखा और इस आयोग को श्वेत कमीशन कहा गया। क्योंकि सभी सदस्य ब्रिटिश थे और ब्रिटिश तो गोरे गोरे थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया और व्यापक विरोध के प्रदर्शन किए। ठीक है, आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी बात किया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी स्थापना 22 जून 1939 को बम्बई में की गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया तब। और इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत और क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना था। आगे है बजरंग पूनिया कौन सा खेल खेलते थे? तो बजरंग पूनिया कौन सा खेल खेलते हैं? बजरंग पूनिया जो है ये कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, बजरंग पूनिया जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ है। एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2018 के एशियन खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में फाइनल में जापान के पहलवान तकातानी डियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी थी। आगे देखिए, आगे है राज्यसभा पैसे से जुड़े बिल को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा पैसे से जुड़े जो बिल हैं उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है कि एक विशेष प्रकार का विधेयक जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित प्रावधान शामिल है, यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर सिफारिश नहीं देती है तो इसे पारित माना जाता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा कोई सिफारिश नहीं देता है या फिर देता भी है तो लोकसभा इसको मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। आगे है इंसान द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम क्या है? तो इंसान द्वारा जो बनाया गया इकोसिस्टम है वो खेत है, क्योंकि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो मानव द्वारा वाणिज्यिक या अन्य लाभों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बांध, उद्यान, पार्क, चिड़ियाघर, एक्वेरियम और वनस्पति विज्ञान उद्यान शामिल हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र सरल और कार्यक्षम होते हैं, लेकिन इनमें जैव विविधता कम होने के कारण वे अस्थायी होते हैं। आगे है बैलाडेला किस चीज के लिए जाना जाते हैं? तो बैलाडेला जो है ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बैलाडेला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह अपने उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनन केंद्रों में से एक है। बैलाडेला की पहाड़ियों में लौह अयस्क की समृद्ध भंडार है, जिसकी वजह से यह देश के इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए नौका दौड़ किस राज्य में होती है? आगे है नौका दौड़ किस राज्य में होता है? तो ये जो नौका दौड़ है ये किस राज्य में होता है? केरल राज्य में नौका दौड़ होता है। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। इसे वल्लमकल्ली कहा जाता है, जिसका अर्थ है नौकाओं का खेल। यह केरल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और ओणम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की नौकाएं जैसे कि चंदन वल्लम, सांप नौका इस दौड़ में भाग लेती है और यह एक रोमांचक और दर्शनीय कार्यक्रम होता है। आगे है उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या करता है? उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या करता है? तो ये जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और अभिक्रिया को घटा देना इसका कार्य है। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या घटाना है। बिना स्वयं अभिक्रिया में भाग लिए यह एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, जिससे इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। आगे है 1946 के नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1946 के नौसेना विद्रोह का जो नेतृत्व है वो MS खान ने किया है। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नायकों में से एक प्रमुख लेफ्टिनेंट MS खान थे, जिन्हें नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ पेटी ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था।
आगे देखिए, आगे है WHO का ऑफिस कहाँ है। तो WHO का जो ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। WHO का जो मुख्यालय है देश के जेनेवा शहर में स्थित है। सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना है। दुनिया भर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य स्तर को क्या करना है, ऊंचा उठाना है। WHO विभिन्न देशों के स्वास्थ्य संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने के लिए कार्यक्रम चलाता है और स्वास्थ्य संबंधी मानकों और दिशा निर्देशों का निर्धारण करता है। जेनेवा में मुख्यालय होने के कारण WHO को वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित करने में मदद मिलती है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश होने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का केंद्र भी है, जिससे WHO को स्वतंत्र रूप से और भी प्रभावी रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। आगे है तूतीकोरिन किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह जिसे अब बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है और इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बीओ चिदम्बरनार के नाम पर रखा गया है। आगे है कौन सा खनिज धातु से बना है। तो यहाँ पे कौन सा खनिज धातु से बना है, देखिए सोना, चांदी और जो लोहा है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु कच्चे रूप में पाए जाते हैं और ये खनिज मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस प्रकार के निकल, टंगस्टन, सोना, चांदी इत्यादि में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे है पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में समझाना, पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना क्या है, इसका उद्देश्य है। आगे है प्रकृति में सफाई का काम कौन करता है। तो प्रकृति में जो सफाई का काम है वो अपघटक करता है। कौन करता है, अपघटक जो है प्रकृति में सफाई का काम करता है। देखिए इसके बारे में, प्रकृति में कई जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, जैसे कि अपघटक, जैसे कि कवक और जीवाणु। ये मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। आगे है पाटलिपुत्र शहर किसने बनाया था। तो पाटलिपुत्र जो शहर है वो उदयन ने बनाया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी और उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऑप्शन में उदयभद्र दे दे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, और उदयन रहे फिर उदयभद्र रहे तो आप बेझिझक उदयन को टिक करें। आगे है डोडा बेटा किस पहाड़ पर है। तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा क्या है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी तमिलनाडु में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, जो 2637 मीटर और 8650 फीट। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इससे बड़ी एक और चोटी है। आगे है घड़ी की घंटे वाली सुई 48 घंटों में कितने बार घूमेंगी। तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई 48 घंटों में, आपको पता है कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो ये 48 घंटे में कितने लगाएगी, 4 घंटे, 4 चक्कर। कितने चक्कर लगाएंगी, 4 चक्कर लगाएंगी। आगे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे महोगनी और रोजवुड पाया जाता है। क्या चीज, रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का एक प्रमुख उदाहरण महोगनी है। इसके अतिरिक्त रोजवुड, आवनूस और रबड़ भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अन्य उदाहरण हैं। ये वनस्पति भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां उच्च वर्षा और उच्च तापमान पूरे वर्ष बना रहता है। इन वनों में पेड़ों की पत्तियां साल भर हरी भरी रहती हैं और यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है। आगे है, अगर हम शीशे को MN पर रखते हैं तो चित्र कैसा दिखेगा, और इसे आप जो है कमेंट में बताइएगा हल करके, ठीक है। यहाँ पे हल किया गया है, वैसे आप भी बता दीजिएगा।
आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 68। पंचायतों को ताकत किस संविधान संशोधन से मिली है? तो 73वें संविधान संशोधन से जो है पंचायतों को ताकत मिल चुकी है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। यह संशोधन के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। इस संशोधन के बारे में देखिए, इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़े गए। संविधान में कौन से भाग जोड़े गए? 9 जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। इस संशोधन का 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज के 29 विषय शामिल हैं। आगे है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के जो है बुलंदशहर में जिले में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर है, इसलिए इसका नाम नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र पड़ा है। और यह भारत का एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है। आगे है, गूगल ने गांव की महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो गूगल ने गांव की महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी शुरू किया है अच्छी शिक्षा पाने के लिए। तो यह प्रोग्राम 2015 में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया था गूगल के साथ, और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का उपयोग करने, डिजिटल रूप से साक्षर होने में मदद करना था। इसके तहत प्रशिक्षित इंटरनेट साथी गांव में जाकर अन्य महिलाओं को इंटरनेट के बारे में जानकारी देती थी और उन्हें विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सिखाती थी। आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अमिनेश लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो अमिनेश लोचन चैत्य जो है ये बोध गया में स्थित है। अमिनेश लोचन चैत्य बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है। यह उस स्थान के पास है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ 1 सप्ताह तक बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष की ओर देखा, इसलिए इस स्थान को अनिमेष लोचन चैत्य कहा जाता है। और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था, अपने आंखों से 7 दिनों तक उसे देखा था। आगे है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खुली थी? तो पहली जो सीमेंट फैक्ट्री है ये मद्रास चेन्नई में खुली थी। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास चेन्नई में की गई थी। इस फैक्ट्री का नाम द मद्रास सीमेंट लिमिटेड था। हालांकि यह फैक्ट्री व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ समय बाद ही बंद होगी, परंतु सबसे पहले कंपनी कौन खुली थी? मद्रास सीमेंट कंपनी। आगे है, जिस तरह दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं वैसे ही मोजे कहाँ पहने जाते हैं? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, मोजे पैर में पहने जाते हैं। जिस प्रकार दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं उसी प्रकार मोजे पैर में पहने जाते हैं। तो बहुत बच्चों वाला सवाल था। आगे देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाएं मेघालय राज्य का एक भाग है। ये पहाड़ियाँ मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ मुख्यतः गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ जनजातियां निवास करते हैं। क्या करती हैं? गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। वैसे आपको बता दें ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग इसलिए है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार से ही चलकर गई है, लेकिन राजमहल की पहाड़ी जहाँ पर आती है वहां से ये कट गई हैं, इस हिसाब से अलग हो चुकी है। आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, ये सब मैथ के क्वेश्चन है और आप इसे खुद से हल करिएगा, ठीक है। आगे, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए उम्र है वो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद भारत के कुछ राज्यों में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह एक अस्थायी सदन है जिसका अर्थ है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि हर 2 साल में जो एक सदस्य हैं, 1/3 सदस्य वो बदल जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कुछ सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ स्थानीय निकाय द्वारा, कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, शिक्षक और स्नातक निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
तो 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र का निर्धारण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सदस्य परिपक्व और अनुभवी हों, ताकि वे क्या हों, अनुभवी हों, ताकि वे विधायी कार्यों में प्रभावी रूप से भाग ले सके और राज्य के विकास में योगदान कर सके। यह उम्र राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र के समान है। किसके? राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र के समान है। आगे है ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? दूरी को नापा जाता है। ठीक है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है और यह उपकरण वाहनों में लगा होता है, जैसे कि कार, बाइक, ट्रक आदि, और यह किलोमीटर या मील में दूरी दिखाता है। ओडोमीटर दो प्रकार के होते हैं, पहला मैकेनिकल और दूसरा डिजिटल। मैकेनिकल ओडोमीटर में पहियों के घूमने से एक केबल पर घूमती है जो गियर और नंबर वाले ड्रम को चलाती है, जिससे तय की गई दूरी प्रदर्शित होती है। और डिजिटल ओडोमीटर में पहियों के घूमने की गति को एक सेंसर द्वारा मापा जाता है और फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूरी में परिवर्तित करके डिस्प्ले पर क्या करता है? दिखाया जाता है। आगे देखिए, आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे यहाँ से, ओडोमीटर वाहन के रख रखाव और माइलेज की गणना के लिए बहुत उपयोगी होता है। इससे पता चलता है कि वाहन ने कुल कितनी दूरी तय की है, जिससे सर्विसिंग और अन्य रख रखाव का समय निर्धारित करने में मदद मिलता है। अगला देखिए, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे, किसी सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? वो घटती है। क्या होती है? घटती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होती है जिनकी विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालक, कंडक्टर और अचालक इंसुलेटर के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके सामान्य उदाहरण है। जब किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता जो है कम हो जाती है और इस कारण यह कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक में अधिक इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो। ये इलेक्ट्रॉन और होल आवेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे विद्युत धारा को प्रवाहित होने में आसानी होती है। इसलिए अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है और यह चालकों से विपरीत है, जिसमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। आगे है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आगे है, अगर नोबेल को QIEQO लिखा जाता है तो YLJKS को क्या लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे आप देख लीजिएगा खुद एक बार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला है, इन क्रमों को सही क्रम में लगाओ। तो इनको सही क्रम में लगाना है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है? जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है और फिर निराई की जाती है, उसके बाद कटाई की जाती है। तो स्पष्ट है कि क्या आंसर हो जाएगा? 4, 1, 3, 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये जो है बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन था, ये आप अपने पापा से भी किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा जब खेत में बुआई की जाती है तो उससे पहले जुताई की जाती है, उसके बाद बुआई, फिर उसमें सिंचाई किया जाता है, फिर उसकी निराई की जाती है, उसके बाद कटाई की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है ये देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहीं पर इन दो नदियों के संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी जो कि संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी नदी जो कि गोमुख से निकलती है, दोनों ही देवप्रयाग में मिलकर क्या करती हैं? मिलकर एक विशाल और पवित्र नदी का रूप लेती है और ये संगम स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस पवित्र संगम में स्नान करने और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आगे है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो ये जो है सड़क परिवहन के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि
बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, इसका संबंध सड़क परिवहन से है। यह दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सड़क मार्ग है। यह मार्ग बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गुजरते हुए काबुल तक जाता है। इस मार्ग का निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था और बाद में इसे शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित और विस्तारित किया। क्या विस्तारित किया? ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस मार्ग का महत्व बना रहा और इसे और विकसित किया गया। बृहद ट्रंक मार्ग व्यापार, वाणिज्य और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न शहरों और क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यह मार्ग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एक आदमी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर वो दक्षिण है 205 डिग्री की घूमता है, उसके बाद फिर बाएं 160 डिग्री घूमता है और अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो ये यहाँ पे दिया क्या है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि उसका मुंह जो है ये किस तरफ होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर मुझसे कोई गलती हुई हो किसी भी सवाल में तो आप बेझिझक कमेंट में उसे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।